नोमन अली एंड साजिद खान, पाकिस्तान शॉर्टकट टू सक्सेस। पाकिस्तान फिर से टॉप पर आ गई है। वेस्ट इंडीज सिर्फ 137 रनों पे ऑल आउट हो गई है, वो भी तब जब आखिरी के 2 विकेट्स ने 71 रन जोड़े, वरना वेस्ट इंडीज का स्कोर 66 फॉर 8 था और वो बड़े आराम से 75-80 रनों पे ऑल आउट हो जाती। लेकिन आखिरी के 2 विकेटों ने 25 और 46 रन की पार्टनरशिप की और वेस्ट इंडीज को कुछ हद तक मैच में आप कह सकते हो बना के रखा, वरना वेस्ट इंडीज पूरी तरीके से बाहर हो जाती। लेकिन सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान ने फिर बढ़िया बैटिंग की और अभी वो गेम में बहुत आगे निकल चुके हैं। मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट शायद कल, वरना एट वर्स्ट सिचुएशन परसों आ जाएगा और पाकिस्तान बड़े आराम से यह टेस्ट मैच जीत जाएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज की बैटिंग इतनी ज्यादा वाहियात है, इतनी ज्यादा घटिया है कि इसके बारे में कोई भी बात करना बहुत मुश्किल है, जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कैसे क्रेग ब्रैथवेट जैसा एक प्लेयर जो वेस्ट इंडीज का कैप्टन है, जो 97 टेस्ट मैचेस में 33 की एवरेज, 33 की एवरेज, मतलब वो केएल राहुल, शुभमन गिल, बाबर आजम, ओली पोप इन सब का बाप है। 97 टेस्ट मैचेस तक वो सरवाइव कर गया 33 की एवरेज से। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो जोशुआ सिल्वा को ड्रॉप कर देती है, जो जेसन होल्डर को कैप्टेंसी से हटा देती है, जो ऐसे बड़े सारे प्लेयर्स के ऊपर एक्शन लेती है जैसे डैरेन ब्रावो, उसको क्रेग ब्रैथवेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड में भी उतनी ही पॉलिटिक्स है जितनी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में है, जितनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है। लेकिन वेस्ट इंडीज, आप कह सकते हो, अपनी ओल्ड लेगेसी के कारण बचा हुआ है, जहां वेस्ट इंडीज किसी समय पे इतनी डोमिनेंट टीम थी, लोग वेस्ट इंडीज को इतना पसंद करते हैं। आई वुड से सब कॉन्टिनेंट में वेस्ट इंडीज को बहुत पसंद किया जाता है, इस वजह से उनकी बातें छिप जाती हैं, वरना इतने ऑर्डिनरी प्लेयर क्रेग ब्रैथवेट को शायद बांग्लादेश टीम में भी जगह नहीं मिलती, लेकिन वो वेस्ट इंडीज का कैप्टन है। वेस्ट इंडीज को शर्म आनी चाहिए कि अपनी लेगेसी को वो इस तरीके से खराब कर रहे हैं और ऐसे घटिया प्लेयर्स को वो कैप्टन बना के रखते हैं। बात करते हैं मैच की। 143 फॉर 4 था ओवरनाइट स्कोर, और जब दिन का खेल शुरू हुआ और आज टाइमली स्टार्ट हो गया, तो फिर बात वही थी जो मैंने आपसे कल कही थी कि सिर्फ 1 या 2 विकेट की बात है, पिच में तो बहुत ज्यादा टर्न है और पाकिस्तान 220-230 तक फंस सकती है, और बिल्कुल वही स्कोर पे फंसी। 230 ऑल आउट, 187 तक ये पार्टनरशिप चली गई, और अगर आप इस पार्टनरशिप को हटा दें जो 141 रन्स की हुई शाहिद शकील और रिजवान के बीच, तो बाकी पाकिस्तान की टीम में भी सिर्फ 89 रन्स जोड़े हैं बाकी 9 विकेट्स पे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि साउथ शकील और रिजवान ने कितनी बढ़िया बैटिंग की। 84 बनाए साउथ शकील ने, 71 बनाए रिजवान ने, और इन दोनों के अलावा पाकिस्तान की बैटिंग में कोई 20 रन भी नहीं बना पाया। इनफैक्ट साजिद खान के 18 रन थर्ड हाईएस्ट थे। कल जेडन सील्स ने 3 अर्ली विकेट लिए थे, लेकिन आज का सारा डैमेज स्पिनर्स ने किया। स्पेशली जुमेल वेरिकन ने 3 विकेट लिए और केविन सिंक्लेयर ने 2 विकेट लिए। गुडाकेश मोती काफी डिसअपॉइंटिंग रहे, क्योंकि इस पिच पे गुडाकेश मोती, जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, उनको और बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से थोड़ी सी और तेज बॉलिंग करनी चाहिए थी, थोड़ा और रिप देना चाहिए था, तो ये पिच पे वो ज्यादा यूजफुल होते। बट एनीवेज, इन सब के बावजूद 230 पे पाकिस्तान को रैप अप कर देना आफ्टर पाकिस्तान एट वन स्टेज बीइंग 187 फॉर 4, मेरे ख्याल से बॉलर्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता। ब्लेम किनको करना चाहिए? वेस्ट इंडीज की टॉप ऑर्डर को। तेज नारायण चंद्रपॉल को बीच में टीम में लाया गया था और उन्होंने 2-3 बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी थी, फिर वो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म चले गए और उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो क्रेग ब्रैथवेट तो हमेशा से ही आउट ऑफ फॉर्म है, वो तो पिछले 3 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो क्रेग ब्रैथवेट को क्यों नहीं ड्रॉप किया गया? जबकि तेज नारायण चंद्रपॉल टेक्निकली, मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने फादर जैसे थे, लेकिन एक सिमिलर स्टाइल को फॉलो करते थे। वो भी वो प्लेयर थे जो कोशिश करते थे ज्यादा से ज्यादा टाइम क्रीज पे ऑक्यूपाई करना, और तेज नारायण चंद्रपॉल मेरे ख्याल से इन कंडीशंस में ज्यादा यूजफुल होते। वेस्ट इंडीज की टॉप ऑर्डर को बिल्कुल तोड़कर रख दिया साजिद खान ने। 4 विकेट लिए और हर ओवर में 1 विकेट गिर रहा था, मानो कि बैट्समैन को बैटिंग आती ही नहीं। 5 ओवर के अंदर वेस्ट इंडीज के 4 विकेट गिर गए थे सिर्फ 22 रन पे, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये टीम 50 रन पे भी ऑल आउट हो सकती है। और उसके बाद आप इमेजिन करो कि वेस्ट इंडीज की टॉप ऑर्डर का स्कोर क्या था, 104,646। टॉप ऑर्डर में कोई भी डबल डिजिट तक भी नहीं जा पाया। ऑफ कोर्स पिच डिफिकल्ट थी, लेकिन ये स्कोर लाइन के हिसाब से तो अनप्लेबल थी।
बिल्कुल ऐसा नहीं था, आराम से इस पर खेला जा सकता था। और वेस्ट इंडीज के बॉटम 4 में से चारों प्लेयर्स 8, 9, 10, 11 चारों डबल फिगर्स में गए। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज के नंबर 10 ने 31 और नंबर 11 ने 22 बनाया, जो टॉप 2 स्कोरर्स थे। तो इन दोनों ने जो काम किया वो टॉप 6-7 नहीं कर सकते थे, ये मानना मुश्किल है। 4 विकेट साजिद खान ने लिए और उसके बाद अगले 5 लिए नोमान अली ने। लेकिन उसके बाद जुमैल वेरिकन और जेडन सील्स ने 21 बॉलों पे 46 रन्स की पार्टनरशिप की, जिसमें 4 छक्के मारे। 3 मारे जेडन सील्स ने और 1 मारा जुमैल वेरिकन ने। और जुमैल वेरिकन ने स्वीप और रिवर्स स्वीप इतना बेहतरीन खेला कि साजिद खान, जो एक समय 4 विकेट लेकर हीरो बने हुए थे, एंड में उनके 12 ओवर्स में 65 रन्स पड़ गए। मतलब उनको इतना अटैक किया और प्रूव किया कि अगर आप थोड़ा सा इस पिच पे एडजस्ट करके खेलो, थोड़ा सा क्रॉस बैटेड खेलो, तो इस पिच पे सक्सेसफुल हो सकते हो। एक समय वेस्टइंडीज 66 फॉर 8 थी, फिर 91 तक गई क्योंकि गुडाकेश मोती ने भी 19 रन बनाए, एक पार्टनरशिप की, हैंग अराउंड किया, और उनके आउट होने के बाद 91 फॉर 9 से 137, यानी जो डेफिसिट था वो 100 से नीचे तक ले गए। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में फिर से पाकिस्तान को बढ़िया ओपनिंग मिल गई, और पाकिस्तान, जो आप कह सकते हो कि एक वेस्टइंडीज के पास आउटसाइड चांस यही था कि वो दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को 150 के आसपास ऑल आउट करे एंड देन ट्राई टू चेस समथिंग। लेकिन दूसरे इनिंग्स में तो ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज बॉलर्स क्लूलेस हैं, जबकि एक टर्निंग पिच थी। 67 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप, और फिर जुमैल वेरिकन जब बॉलिंग करने आए तब से उन्होंने मैच में वेस्टइंडीज को वापस लाया। काफी एक क्लोज डिसमिसल था जिसमें हुरैरा, जो कि शोएब मलिक के रिलेटिव हैं, वो बच गए, लेकिन उसके 2 ओवर के अंदर उन्होंने मोहम्मद हुरैरा को 29 के स्कोर पे एलबीडब्ल्यू कर दिया। मोहम्मद हुरैरा के आउट होने के बाद शान मसूद अचानक से काउंटर अटैक पे चले गए, 2 छक्के मारे, एक आध बाउंड्री मारी, लेकिन बाबर आजम दूसरे एंड से स्ट्रगल करते रहे और 5 रन के स्कोर पे बाबर आजम को जुमैल वेरिकन ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। इस बार भी बाबर आजम एक रिव्यू वेस्ट करने के चक्कर में थे, लेकिन इस बार दूसरी एंड पे थे कैप्टन शान मसूद, जिन्होंने मना कर दिया कि भाई साहब आप प्लम्ब हैं, आप चले जाएं। और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि जब रिप्लेस आए तो पता चला कि बाबर आजम बिल्कुल प्लम डिसमिस थे। ट्विन फेलियर्स, ट्विन सिंगल डिजिट स्कोर्स 8 and 5 फॉर बाबर आजम इन मुल्तान। तो बाबर आजम के पास एक आखिरी टेस्ट मैच है अगला, क्योंकि उसके बाद 1 साल का गैप आएगा, और अगर 1 साल का गैप आ गया तो आप इमेजिन कीजिए कि बाबर आजम, जिनकी आखिरी टेस्ट सेंचुरी 2022 के दिसंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ थी, जिनके 2 साल से ऊपर हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी के लिए, उनके 3 साल हो जाएंगे। एंड 3 पीक ईयर्स इन टेस्ट क्रिकेट विदाउट अ टेस्ट सेंचुरी। तो बाबर आजम को मेरे ख्याल से पाकिस्तान के भी ग्रेटेस्ट में नहीं गिना जा सकता, वर्ल्ड में तो छोड़ ही दीजिए। ओनली 9 टेस्ट सेंचुरीज टिल द एज ऑफ 31। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाए जो थोड़ा बहुत भी उन्होंने व्हाइट बॉल में अचीव किया है। और मेरे ख्याल से किसी भी प्लेयर का असली टेस्ट क्रिकेट होता है। दिन खत्म होने से ठीक पहले शान मसूद अनफॉर्चुनेटली अपनी ही गलत कॉल पे रन आउट हो गए, लेकिन एक अच्छी हाफ सेंचुरी की उन्होंने टफ कंडीशंस में। 52 के स्कोर पे आउट हुए, और कामरान गुलाम, जो पहली इनिंग्स में थोड़ा तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए थे, वो दूसरी इनिंग्स में स्लो खेल रहे हैं, 40 बॉलों पे 9 रन, और साउथ शकील ने उनको ज्वाइन किया है। पाकिस्तान का स्कोर है 109, 93 की लीड है, यानी ओवरऑल 202 रनों की लीड है, एंड सिर्फ 3 विकेट गिरे हैं। अगर कल को कोई कोलैप्स भी हो जाता है तो भी 200 प्लस इज इनफ फॉर दिस वेस्ट इंडीज स्क्वाड, जिसके टॉप ऑर्डर में किसी को बैटिंग नहीं आती। हाँ, उनके एलिक एथनेज और केवम होज को मैं फिर भी एक आउटसाइड चांस दूंगा कि इस सीरीज में कभी ना कभी वो डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे, लेकिन कैप्टन क्रेग ब्रैथवेट के बारे में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को सीरियसली सोचना होगा, बिकॉज ही डजंट डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।